नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर टी.के. शुक्ला, जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा बाड़मेर 11th क्लास की जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक है उसके पहले चैप्टर समय की शुरुआत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम समय की शुरुआत पाठ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, कभी आपने सोचा कि धरती की उत्पत्ति कब हुई, धरती पर मानव जीवन या जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जो विभिन्न जीव जंतु आप देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राणी सबसे पहले धरती पर उत्पन्न हुआ? मानव जीवन का विकास कैसे प्रारंभ हुआ? कई ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिन पर अगर हम चिंतन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे जो ऐसे प्रकृतिविद हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी सोचा होगा और उनसे जो नए तथ्य आए वो इतिहास के विषय बने। मनुष्य की उत्पत्ति में सबसे पहले पुरुष आया या पहले स्त्री की उत्पत्ति हुई? बड़े अनुत्तरित और अनबूझे से सवाल हैं। इन सारे सवालों के साथ हम आपसे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, धरती पर जीवन की शुरुआत की खोज कैसे हुई और फिर मानव की उत्पत्ति कब हुई। एक बहुत अच्छी पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द origin of species। ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी। चार्ल्स डार्विन एक प्रकृतिविद वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, श्रॉफशायर के। ब्रिटेन में श्रॉफशायर है, वहां के रहने वाले थे। इन्होंने ये पुस्तक 24 नवंबर 1859 को लिखी। ये पुस्तक छप करके आई इस तारीख को, और तुम्हें बड़ा अनोखा लगेगा कि 1250 प्रतियां छपी थी और वो सेम डे बिक गई। इतनी पॉपुलर पुस्तक थी ये कि हाथों हाथ ये पुस्तक बिक गई। ये पहली पुस्तक थी जिसने धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक तथ्य दिए। धरती पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे कैसे जीव उत्पन्न हुए, इन सब का डिटेल एनालिसिस इस पुस्तक में था। चार्ल्स डार्विन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति धरती पर सबसे पहले जल में हुई। हम देखते हैं कि कुछ प्राणी जल में रहते हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो स्थल में ही रहते हैं, कुछ प्राणी नभ में रहते हैं, पक्षियात। तो जलचर ऐसे जीव जो जल में रहते हैं, ऐसे जीव जो धरती पर और जल दोनों स्थानों पर रहते हैं उनको कहते हैं उभयचर। जलचर जो जल में रहने वाले, जलचर। इसी तरह स्थल पर रहने वाले स्थलचर, जो दोनों स्थानों पर रह सकें, उभयचर, जो जल और स्थल दोनों पर रह सके, और जो नभ में रहें वो नभचर। अगर हम प्राणियों को वर्गीकृत करें तो इस तरह के प्राणी हमको दिखाई पड़ते हैं। तो धरती पर सबसे पहले जल में जीवन की उत्पत्ति हुई, अमीबा, जेलीफिश जैसे जीव उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद मछली, घड़ियाल, इस प्रकार के बड़े बड़े जीव उत्पन्न हुए। कुछ ऐसे जीव थे जो कछुए आदि की तरह, जो धरती पर भी आ सकते थे, जल में भी रह सकते थे। उसके बाद स्थलचर उत्पन्न हुए, पक्षी उत्पन्न हुए। मनुष्य के विकास का क्रम
बहुत बाद में हुआ। मनुष्य के जो पूर्वज हैं, जिनको कि हम बानर या एप के रूप में जानते हैं, लगभग उसके चिन्ह 360 लाख वर्ष पूर्व से 240 लाख वर्ष पूर्व के बीच है, जिनसे मनुष्य का संबंध स्थापित कर सकते हैं कि संभवतः ये मनुष्य के पूर्वज रहे होंगे। वो लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व, मतलब 3.6 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 2.4 करोड़ वर्ष के बीच हमारे इन तथाकथित पूर्वजों की उत्पत्ति हुई होगी, इस प्रकार का मानना है। बच्चों, जो सृष्टि का विकास है, इसमें मनुष्य जो है वो स्तनपायी है। आप देखते होंगे कि कुछ जीव ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे का जन्म होता है। कुछ जीव ऐसे हैं, नर और मादा के संयोग के बाद मादा के पेट में बच्चा निश्चित समय तक रहता है और उसके बाद उस प्रसव होता है, गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, तो उनको पिंडज कहते हैं। ऐसे जीव स्तनपायी जीव, एक तो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव अंडज, दूसरे पिंडज जो शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, और ये कहां से जन्म लेते हैं? गर्भ से। गर्भ से जीव जो जन्म लेते हैं वो मां के स्तन का पान करते हैं, दुग्ध का पान करते हैं, इसलिए इनको स्तनपायी कहते हैं। जो अंडे से जीव उत्पन्न होते हैं वो दुग्ध का पान नहीं करते, उनकी मां के स्तन में दुग्ध नहीं होता। तो अंडज और पिंडज दो प्रकार के हैं, ऐसे जीव होते हैं। तो मनुष्य स्तनपायी वर्ग का प्राणी है, इसको कहते हैं प्राइमेट। मनुष्य प्राइमेट वर्ग का प्राणी है। प्राइमेट मतलब धरती पर बहुत से जीव ऐसे हैं जो स्तनपायी वर्ग के हैं। जीव जंतु हैं, बहुत से बड़े बड़े जीव हैं, जानवर हैं, गाय है, भैंस है, हाथी है, ये सब गर्भ से बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये सभी स्तनपायी हैं। स्तनपायी प्राणियों का एक बड़ा वर्ग है और उस बड़े वर्ग में से एक छोटा समूह। ओके, तो इस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति एक समान जो स्त्री और पुरुष थे उनके संयोग से हुई। इसी को हम प्रजाति के नाम से जानते हैं। प्रजाति एक प्राणियों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर के संतान उत्पन्न करते हैं, उसको प्रजाति कहते हैं। प्राइमेट स्तनपायी वर्ग के अंदर एक छोटा उपसमूह, उसको प्राइमेट कहा जाता है। तो मनुष्य की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या जो मानव के पूर्वज थे, जिनका समय लगभग 360 लाख से 240 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित होता है, ये हम कैसे जानते हैं कि इतने समय पूर्व हमारा आदिम पूर्वज था? जब वैज्ञानिकों ने खोज की, ऐसे पुरातत्वविदों ने खोज की, तो उनको जो जीवाश्म मिले, उनसे जो फॉसिल्स मिली, फॉसिल्स या जो जीवाश्म मिले, उन जीवाश्मों के अध्ययन के बाद यह समय सीमा निर्धारित हुई। जीवाश्म किसे कहते हैं? कोई भी जीव, चाहे वो मानव हो या कोई प्राणी हो या पेड़ पौधे हो, जिनके अंदर जीवन हो। जीव धन अस्म, जीव ऐसे जीव जो पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो चाहे कोई पेड़ पौधा हो या किसी प्राणी का कोई अवशेष हो, जब वो पेड़ पौधे के रूप में पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको जीवाश्म कहते हैं। चट्टानों के बीच वो पड़े रहते हैं। ऐसे चट्टानों के बीच से प्राप्त जीवों के अंशों का जब केमिकल एनालिसिस की गई, उनका रासायनिक विश्लेषण किया गया,
उनके कालक्रम को निर्धारित किया गया तो यह समय ज्ञात हुआ। क्लियर? जीवाश्म किसको कहते हैं? अब मनुष्य के पूर्वज की उम्र भी पता लग गई, लेकिन जो 240 लाख वर्ष पूर्व हमारा आदिम पूर्वज था, जो प्राइमेट वर्ग का था, वो मनुष्य किस प्रकार का था? आप लोगों ने चिड़ियाघर में गोरिल्ला देखा होगा, एप या बानर या गोरिल्ला वर्ग का प्राणी, चिंपैंजी। चिंपैंजी से आगे की विकास की श्रेणी में आता है गोरिल्ला। गोरिल्ला को बच्चों देखो, वो चौपाया होता है, चारों पैरों से चलता है, थोड़ी देर के लिए खड़ा भी हो जाता है, पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। उसके चेहरे की बनावट को थोड़ा देखिए आप, उसका माथा अंदर की ओर धंसा होता है, जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है, पूरे शरीर पर बाल होते हैं, शरीर का आगे वाला भाग भारी होता है, पैरों की खड़े होने की क्षमता कम होती है। इसी प्रकार का प्राणी था जो 240 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य का आदिम पूर्वज था। वो बानर या एप वर्ग का प्राणी था। धीरे धीरे समय के साथ विकास हुआ और जो मानव के सबसे निकटतम पूर्वज थे, उसका समय 56 लाख वर्ष पूर्व। मानव का जो सबसे निकटतम पूर्वज है, उसका जन्म 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ। क्लियर? अब जो 240 लाख वर्ष पूर्वज था और जो 56 लाख वर्ष पूर्वज था, इन दोनों में क्या अंतर था, इन दोनों को किस नाम से जानते हैं, इसको देखिए। जो प्रारंभिक पूर्वज था 240 लाख वर्ष पूर्व और दूसरा 56 लाख वर्ष पूर्व। ओके, इसको कहते हैं होमिनाइड और इसे कहते हैं होमिनिड। 240 लाख वर्ष पूर्व जो मानव का पूर्वज था, उसको होमिनाइड कहते हैं। मैंने बताया ये गोरिल्ला जैसा था। ध्यान दीजिए उसकी विशेषता क्या क्या थी। पहला, चौपाया था। नंबर 2, जबड़े बड़े थे, जबड़ा भारी था, भारी जबड़ा, बड़ा जबड़ा, दांत बड़े, माथा धंसा हुआ, माथा अंदर की ओर गहरा था, पैरों पर चलने की क्षमता नहीं थी, शरीर का अगला भाग भारी किंतु लचीला था। होमिनिड वर्ग का प्राणी जो था, जो बाद का हमारा निकटतम पूर्वज है, वो क्या था? वो 2 पाया हो गया। 2 पैरों पर खड़े होकर के चलने की क्षमता थी। ये 2 पाया था, लेकिन आज की तरह मनुष्य की भांति वो 2 पैरों पे बहुत देर नहीं खड़ा हो सकता था। ध्यान रहे, 2 पैरों पर चलने की क्षमता विकसित हुई, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बढ़ी। तो 2 पाया था। इसका जबड़ा, अब देखिए विकास की अवस्था है, 240 से 56 लाख वर्ष पूर्व, लगभग 184 लाख वर्ष बीत चुके हैं। तो बहुत समय बीत चुका है, इन सालों के बीच बहुत समय है। तो उसके अंदर जबड़ा छोटा हो गया, जबड़े का आकार छोटा हो गया, दांत छोटे हो गए, हाथों में सामान को पकड़ने की क्षमता, जो उंगलियां थी, उंगलियों में लचक, सामान को पकड़ने की क्षमता विकसित हो गई। तो होमिनिड, इसका मस्तिष्क बड़ा था, होमिनिड का मस्तिष्क होमिनाइड की तुलना में बड़ा था। होमिनाइड का मस्तिष्क छोटा था। एक चीज ध्यान रखिए,
हम सभी मनुष्य हैं, दो पाए हैं। हमारा मस्तिष्क ज़्यादा विकसित है। जो चौपाए होते हैं, चौपाए प्राणियों का मस्तिष्क कम विकसित होता है। शरीर भारी हो सकता है लेकिन उनका मस्तिष्क नहीं विकसित होगा। तो जो होमोनिड थे, चूंकि ये चौपाए थे, जरा ध्यान से देखिए, चौपाया जो जीव होता है चारों पैरों से चलता है, उसका मुंह नीचे की ओर लटका होता है, और जब मुंह नीचे की ओर लटकता है तो जबड़ा भारी हो जाएगा। गाय, बैल, इनके दांत आप देखो, बड़े बड़े दांत होते हैं, जबड़ा भारी होता है। कमर की हड्डी अगर सीधी नहीं होगी तो मस्तिष्क का विकास कम होगा। तो जो जीव चौपाए होते हैं उनका मस्तिष्क कम विकसित होता है। तो होमोनिड चूंकि चौपाया था इसलिए उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था। होमोनाइड क्लियर, होमोनाइड चूंकि चौपाया था इसलिए उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था। होमोनिड चूंकि दो पाया था इसलिए इसका मस्तिष्क बड़ा हो गया। चूंकि दो पैर से चलता था तो जबड़ा धीरे धीरे की अंदर की ओर जाने लगा, दांतों का आकार छोटा हो गया। पैरों में जांघ की हड्डी की क्षमता शरीर को ढोने की हो गई। अब उसका आगे के दोनों हाथ खाली थे तो धीरे धीरे उनमें उंगलियों में लचक पकड़ने की क्षमता विकसित हुई। ये होमोनिड की विशेषताएं थी। तो होमोनाइड और होमोनिड की विशेषताएं क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। होमिनिड होमिनिडेई नामक परिवार के शाखा थी। ये होमिनिडेई परिवार के थे। होमिनिड जो थे होमिनिडेई परिवार के सदस्य थे। और मैंने बताया कि इनका मस्तिष्क, इनकी क्षमता होमिनाइड से आगे थी। देखिए, सबसे प्रारंभिक मानव जो आदिम पूर्वज था हमारा वो होमिनाइड, उसके आगे की अवस्था होमिनिड। तो होमिनाइड की तुलना में होमिनिड विकसित थे, इनका मस्तिष्क बड़ा था। ये आपने विशेषता देख ली। अब होमिनिड को भी जो जीवशास्त्री हैं उन्होंने दो शाखाओं में बांटा। इनकी विशेषताओं के आधार पर इनको दो शाखाओं में बांटा गया। जो इनके जीवाश्म मिले धरती पर जगह जगह, उनको जीनस कहते हैं। जीनस को अगर हम हिंदी में कहें तो वंश या कुल, ठीक। तो होमिनिड की दो शाखाएं हो गई, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक शाखा का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरी शाखा थी होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका नाम किस तरह पड़ा? यह शब्द दो शब्दों से बना है, ऑस्ट्रल और पिथेकस। ऑस्ट्रल ये लैटिन वर्ड है। लैटिन में ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी, और पिथेकस ये यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बानर, दक्षिणी बानर। अफ्रीका में जो होमिनिड के अवशेष पाए गए, चूंकि अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पाए गए, इसलिए इसका नाम हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसी तरह होमो, यह भी लैटिन भाषा का शब्द है। होमो का अर्थ लैटिन भाषा में होता है आदमी। इसमें स्त्री पुरुष सभी शामिल है। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आदमी से होता है। तो होमिनिड की दो शाखाएं हो गई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। इन दोनों में भी अंतर है। मैंने बताया कि जो इनके अवशेष मिले, इनके अवशेषों का जब अध्ययन किया गया तो इनमें अंतर देखने को आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो विकसित अवस्था है। यह विकसित अवस्था है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमिनिड वर्ग का प्राणी है, तो यह भी दो पाया था। जबड़ा इसका भी बड़ा था, दांत बड़े थे,
होमो की तुलना में इसमें विकास के लक्षण कम थे। जरा दोनों की विशेषता अगर हम इसको तुलनात्मक देखें तो इसका जबड़ा बड़ा, दांत बड़े, पकड़ने की क्षमता सीमित, पकड़ने और चलने की 2 पैरों पर, इसीलिए ये अधिकांश समय पेड़ों पर भी बिताता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, मस्तिष्क छोटा, इसी का बिल्कुल विपरीत इसके दांत छोटे थे, जबड़ा छोटा था, उंगलियों में लचक थी, पकड़ने की क्षमता थी, और मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में मस्तिष्क विकसित था। होमो का मस्तिष्क इसकी तुलना में विकसित था। यह अंतर देखने को आया। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो और विकसित था। होमो तक आते आते यह अवस्था लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व की है। ध्यान रहे, समय के साथ साथ विकास बढ़ता गया। याद करिए, होमिनिड इसके अवशेष लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व के थे। 56 लाख से 25 लाख के बीच की अवस्था थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। होमो की अवस्था लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व तक आते आते उसका मस्तिष्क विकसित हो गया, जबड़े छोटे हो गए, दांत छोटे हो गए, पैरों पे खड़े होकर चलने लगा, उसके अंदर और भी क्षमताएं विकसित हुई। होमो को भी आगे चल करके 2 भागों में बांटा गया। एक होमो हेबिलस और दूसरा होमो सैपियंस। होमो खड़ा होकर के चलता था, इसीलिए कभी कभी इसे होमो इरेक्टस भी कहते हैं। तीसरा वर्ग एक होमो इरेक्टस। इरेक्टस का अर्थ ऐसा होमो प्राणी जो सीधा खड़ा होकर चलता हो, तो वो हो गया होमो इरेक्टस। इनकी क्षमता के अनुसार इनको 2 भागों में बांटते हैं। होमो हेबिलस, जिसके अंदर औजार बनाने की क्षमता थी, उसकी उंगलियों में पत्थरों को पकड़ने की क्षमता थी, उंगलियां लचीली थी और वो पत्थर को तोड़ करके उससे औजार बना लेता था। तो होमो हेबिलस ये औजार बनाने वाला प्राणी था, जिसके अंदर औजार बनाने की क्षमता थी। होमो सैपियंस ये बुद्धिजीवी प्राणी था, इसका मस्तिष्क सबसे ज्यादा विकसित था। तो होमो को अगर हम कहें तो मुख्य रूप से 3 भाग। ऐसा होमो जो सीधा खड़े होकर चलता था, होमो इरेक्टस, जो औजार बनाता था, होमो हेबिलस, जो बुद्धिजीवी प्राणी था, प्राज्ञ मानव था, उसको होमो सैपियंस। क्लियर? आगे चल करके जो होमो वर्ग के प्राणी थे यूरोप के विभिन्न भागों में फैल गए। दक्षिण अफ्रीका में सबसे प्रारंभिक मानव पाया गया था। आपने देखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसकी शाखा निकल करके यूरोप तक पहुंची। यूरोप के विभिन्न देशों में, अफ्रीका में इसके केनिया, तंजानिया, इथोपिया, इन स्थानों पर इसके अवशेष मिले। आप मानचित्र को देखिए, 2 मानचित्र हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अफ्रीका का मानचित्र। अफ्रीका के मानचित्र में देखिए ध्यान से, वो स्थान जहां प्रारंभिक मानव के अवशेष पाए गए हैं। इस मानचित्र में जरा कूबीफोरा देखिए, कूबीफोरा यस, केनिया के पास। विक्टोरिया झील देखिए, विक्टोरिया झील के पास। दूसरा ओल्ड बोई गुर्ज,
दिख रहा है? ओल्ड बोई गुर्ज, स्वात क्रास, डिकेल्डर्स, ओमो, ये वो स्थान है अफ्रीका में जहां प्राचीन मानव के अवशेष पाए गए। दूसरा मानचित्र आपके सामने फिर हम रख रहे हैं, यूरोप का मानचित्र। यूरोप के मानचित्र में प्रारंभिक मानव के स्थान जहां मानव के अवशेष पाए गए हैं, एक तरफ से देखिए टेरा माटा, लेस्काक्स, बॉक्सग्रो, निएंडरथल, हीडलबर्ग, देखा? लेजरेट गुफा, यह वो स्थान है जहां यूरोप में प्राचीन मानव के अवशेष पाए गए। तो जो होमो वर्ग का प्राणी था, आगे चलकर के जब और उसमें विकास हुआ और उसके अवशेष यूरोप में जगह जगह पाए गए, तो उनको उन जगहों के नाम पर नाम दिया गया। अभी तक आपने देखा होमो को उनकी क्षमता के अनुसार नाम दिया गया। जो औजार बना सकता था उसको होमो हेबिलिस कहा गया, जो बुद्धिजीवी था उसको होमो सेपियंस कहा गया। अब आगे चल करके जो मनुष्य के अवशेष जिस स्थान पर मिले, उस स्थान से उनका नामकरण हो गया। जैसे अभी आपने देखा था निएंडरथल, उसको निएंडरथलेसिस, जर्मनी में निएंडर नदी की घाटी है, वहां जो मानव का अवशेष पाया गया उसको निएंडरथलेसिस कहते हैं। इसी तरह जर्मनी में हीडलबर्ग है। हीडलबर्ग में जो जब मनुष्य का अवशेष पाया गया, हीडलबर्गेसिस। ये मानव के अवशेष बहुत बाद के हैं। लगभग ये मानव 1,60,000 वर्ष पूर्व तक, आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व तक धरती पर थे। तो निएंडरथलेसिस, हीडलबर्गेसिस, ये स्थानों से उनको नाम दिया गया। इसी तरह एशिया में जावा मानव, भारत में शिवालिक मानव बहुत बाद में पाया गया। तो स्थानों के नाम से मानव अवशेषों का नाम पड़ गया। क्लियर? ये थी मानव के विकास की यात्रा। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई? मनुष्य क्या एक स्थान से उत्पन्न होकर के संसार के विभिन्न भागों में गया, या अलग अलग स्थानों पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई? हम मनुष्य की उत्पत्ति क्या अलग अलग स्थानों पर हुई या एक स्थान पर हुई, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यह जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे प्रारंभिक मानव के अवशेष हैं वो अफ्रीका में प्राप्त हुए। इसीलिए अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। सबसे प्राचीन मानव के अवशेष अफ्रीका से ही प्राप्त हुए। अब जो दूसरा प्रश्न है कि क्या अफ्रीका से ही मनुष्य दूसरे महाद्वीपों में पहुंचे या उनकी उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।